अनाज हो या सब्जियां, देश में बम्पर पैदावार हुई है, लेकिन बावजूद इसके किसान परेशान हैं। पिछले 2 साल भाव अच्छे मिले, लेकिन सूखे और बेमौसम बारिश से फसल मारी गई तो आमदनी पर असर पड़ा। इस साल जोरदार बुआई हुई, मौसम का भरपूर साथ मिला तो भी कमाई मारी गई। हमने देश के कई इलाकों से खेती और किसानों का जायजा लिया। सभी जगह किसानों की बेबसी ही सामने आई और यही बताने के लिए हम लेकर आए हैं ये खास पेशकश। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं नेहा आनंद। हमारे साथ जुड़ चुके हैं सीएसईपी के पूर्व चेयरमैन टी हक साहब और एग्री इकोनॉमिस्ट विजय सरदाना। आप दोनों का बहुत स्वागत है। इससे पहले कि हम अपने मेहमानों का एक्सपर्ट नजरिया जाने, आपको पहले दिखाते हैं रिपोर्ट। किसानों की आमदनी दुगना करना सरकार का मकसद है, ऐसा खुद प्रधानमंत्री कई बार बोल चुके हैं। लेकिन फसल ज्यादा हो या कम, किसानों की आमदनी बढ़ने का नाम ही नहीं ले रही। जोरदार बुआई और शानदार मौसम ने इस बार सब्जियां हो या फिर अनाज, सबके भाव को जमीन पर ला पटका है और रही सही कसर नोटबंदी ने पूरी कर दी। देखिए खेती की मौजूदा तस्वीर। जो मेरा सपना है 2022 में किसान की इनकम को डबल करना। किसानों की आमदनी दोगुनी हो, प्रधानमंत्री का ये सपना नहीं, दरअसल इस देश की जरूरत है। लेकिन किसानों की मौजूदा हालात से प्रधानमंत्री के सपनों पर सवाल खड़े हो रहे हैं। आलू हो या प्याज, टमाटर हो या अनाज, किसान बेहाल है। इस साल पहली बार देश में 27 करोड़ टन से ज्यादा अनाज की पैदावार होगी। गेहूं की 9.5 करोड़ टन से ज्यादा पैदावार की उम्मीद है, तो दाल की पैदावार भी 2 करोड़ टन के पार जा रही है। सरकार इस बात से खुश है कि महंगाई से मुक्ति मिलेगी, लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी है और वो है किसान। क्योंकि गेहूं हो या अरहर, दरअसल किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य निकालना भी मुश्किल है। सीजन से पहले ही सरसों 1 साल के निचले स्तर पर है और मध्य प्रदेश के किसानों को पिछले 3 साल में सबसे कम सोयाबीन का भाव मिल रहा है। सरकार का दावा है कि मार्केट इंटरवेंशन जारी है, लेकिन असर कहीं नहीं दिख रहा। 2 साल सूखा पड़ा और किसानों की मेहनत का पसीना भी सूखे में सूख गया, फिर भी खेती जारी रही। इस साल मौसम ने साथ दिया तो बम्पर पैदावार और कीमतें जमीन पर, यानी परेशानी का नया अवतार। 90 से ज्यादा सिंचाई की योजनाएं आधी अधूरी ठप पड़ी थी। हमने बीड़ा उठाया है, सबसे पहले उन योजनाओं को पूरा करेंगे और लाखों धरती को सिंचन का लाभ मिले उस दिशा में काम करेंगे। प्रधानमंत्री को किसानों की चिंता है, लेकिन कृषि बाजार पर राज्यों का अधिकार है। लिहाजा केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय कृषि बाजार को जमीन पर उतारा जरूर है, लेकिन काम आधे अधूरे मन से हो रहा है। क्योंकि मुश्किल से 250 मंडियां इससे जुड़ सकी हैं और देश के पूरे हाजिर कारोबार का 1% से भी कम इन मंडियों में कारोबार हो रहा है। ऐसे में 2022 तक किसानों की आमदनी दोगुनी होगी, एक बड़ा सवाल है। सरकार का दावा है कि वो पहले खेती के क्षेत्र में स्ट्रक्चरल चेंजेस लाना चाहती है और इसी के तहत फसल बीमा, सॉइल हेल्थ कार्ड और नीम कोटिंग यूरिया को लाया गया। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि इसका फायदा कितना हो रहा है और कब तक होगा, क्योंकि देरी जितनी बढ़ती चली जाएगी, बीमारी भी उतनी फैलेगी। सब्जी किसानों का हाल तो इससे भी ज्यादा खराब है। आपको पंजाब के लुधियाना ले चलते हैं। बम्पर पैदावार ने इस साल आलू के किसानों की कमर तोड़कर रख दी है। आमदनी तो दूर, लागत निकलना मुश्किल हो गया है। लुधियाना के किसान भूपिंदर सिंह के लिए 17 एकड़ में आलू लगाने का फैसला अब मुसीबत का सबब बन चुका है। पिछले साल 800 रुपया प्रति क्विंटल का भाव मिला था, लेकिन इस साल 180 रुपए प्रति क्विंटल मिल रहा है। इतने भाव पर फायदा तो छोड़िए, लागत का आधा भी वसूल नहीं होगा। पिछले साल हमने 90 हजार 80 हजार पर एकड़ में निकला, इस बार 18,000 में बिकता है। तो हमारे तो हालात बहुत खराब है। कहाँ बेचेंगे हम इसको? कोई खरीदने के लिए तैयार ही नहीं। इसी रेट में भी कोई खरीदने के लिए तैयार नहीं है। जिन लोगों ने लीज पर जमीन लेकर फसल बोई, उन्हें दोहरा नुकसान हो रहा है। इधर कोल्ड स्टोरेज वालों ने भी मौके देखकर भाड़ा प्रति क्विंटल 40 से 60 रुपए तक बढ़ा दिया है। ऐसे में किसान चाहते हैं कि सरकार कम से कम निर्यात की इजाजत दे ताकि नुकसान से बचाव हो। इंडिया के साथ जो सारे कंट्रीज हैं एशिया में, अगर उसमें सरकार एक्सपोर्ट खोलने की कोशिश करे तो आलू का दाम बढ़ेगा और फार्मर बच सकता है। सबसे जो बुरी हालत है वो ऐसा है कि सरकार ने जो मार्केटिंग पे बिल्कुल ध्यान देना छोड़ दिया है। सभी नोटबंदी की वजह से व्यापारी के पास पैसा नहीं है, ये एक बड़ा रीजन है। किसानों का मानना है कि नोटबंदी के चलते हाथ में कैश नहीं है और दूसरे राज्यों के व्यापारी पंजाब नहीं आ रहे हैं।
बाजार में आलू के सही दाम न मिलने से परेशान किसान फिलहाल सरकार से इस मामले में इंटरफेरेंस करने की अपील कर रहे हैं। यदि समय रहते सरकार ने इस तरफ ध्यान न दिया तो आने वाले दिनों में सरकार को किसानों के भारी विरोध का सामना करना पड़ सकता है। रविंदर अरोड़ा, लुधियाना। आलू हो या फिर प्याज, सबकी कहानी एक ही जैसी है। पिछले साल 400 रुपए प्रति कैरेट बेचने वाले टमाटर के किसानों को इस साल 60 रुपए भी बड़ी मुश्किल से नसीब हो रहे हैं। देखिए, हमारे संवाददाता रौनक कुकड़े ने जाना कि आखिर टमाटर के किसानों का दर्द क्या है। सर, आप कितना मुश्किल जा रहा है और किस तरह की तकलीफ हो रही है? ये पहले ये जो एक कैरेट आप लोग बेचते थे 400 रुपए में एक कैरेट बिकती थी, इस बार क्या भाव मिल रहा है और कितने रुपए में कैरेट बिक रही है? सर, मैं आपको बताऊं क्या, मेरे पास अभी बिल है उसका वाला। अभी ये 16/2/2017 का बात है। मेरे वाले 9 और 11 ऐसे 20 कैरेट गए। ये 9 कैरेट 60 रुपए के हिसाब से गए, 11 कैरेट 50 रुपए के कैरेट से बिके। अभी सर ये बताओ मेरे को, क्या इसमें मेरी मजूरी नहीं निकली? आप ये बताइए कि पिछले बार किस तरह का भाव मिल रहा था, इस बार 1 किलो कितने रुपए में बिक पा रहा है टमाटर, और क्यों टमाटर को भाव नहीं मिल रहा? क्या व्यापारी 2 रुपए किलो जा रहा है, ऐसा समझ जाओ। 2 रुपए 1.5 रुपए किलो जा रहा। अभी ये 26-27 किलो का कैरेट है। अब उसके हिसाब से बोलो तो ये अभी 50 रुपए का कैरेट गया है। ये मेरे पास ये बिल है। अभी 2 रुपए कैरेट 2 रुपए किलो भी गए समझ जाओ तो 30 किलो का 60 रुपए बनता है, लेकिन एक कैरेट 50 का गिरा। अभी इसकी मजूरी, इसका फर्टिलाइजर खर्च अब कितना आया होगा साहब, आप भी अभी क्या बताऊं आपको। इस गांव में सबसे ज्यादा टमाटर का उत्पादन जो है होता है और हर कोई किसान जो है वो टमाटर को इस बार भाव न मिलने की वजह से मुश्किल में खड़ा दिखाई दे रहा है। इतना ही नहीं तो किसानों ने अपने माल को भाव न मिलने की वजह से कुछ दिनों पहले टमाटर जो है वो रास्ते पर फेंक दिए थे। ये उनकी सरकार के प्रति एक रोष व्यक्त करने का तरीका जो है उन्होंने ढूंढ निकाला था। लेकिन अभी भी नोटबंदी के बाद किसानों को लगा था कि हालात में थोड़े सुधार होंगे, लेकिन फिलहाल इस तरह की स्थिति जो है वो नहीं दिख रही। 1.5 से 2 रुपए किलो में केवल ये टमाटर जो है वो यहाँ पर बिकता दिखाई दे रहा है और लागत भी निकालना किसानों के लिए मुश्किल हो गया है। कैमरा पर्सन विनय के साथ रौनक कुकड़े, नागपुर। मुश्किल की बात तो है ही, टमाटर की शेल्फ लाइफ काफी कम होती है। आजादी के 60 साल बाद भी देश में स्टोरेज की उचित व्यवस्था नहीं है, लिहाजा किसान अपनी मेहनत से उपजाई टमाटर की फसल अब जानवरों को खिलाने को मजबूर हो गया है। देखिए, गुजरात के साणंद से हमारे संवाददाता मनीष देसाई की रिपोर्ट। टाटा नैनो प्लांट की वजह से मशहूर साणंद के आस पड़ोस के गांवों में किसान टमाटर बाजार में बेचने की बजाय जानवरों को खिलाना ज्यादा बेहतर समझ रहे हैं। वजह है टमाटर के दाम में आई भारी गिरावट। थोक मंडी में टमाटर के भाव 1 रुपए प्रति किलो से भी कम हो गए हैं। हमारे खर्चा तो 30-40 हजार रुपए का लगता है 1 बीघा में, और हमें बेचने के लिए जाते हैं तो हमारा 20 किलो टमाटर 26 किलो का कैरेट होता है और ये 20 रुपये में खरीदते हैं व्यापारी, और हमारे घाटा ही चलता है और हम सब ये जानवर को खिला देते हैं। क्या करें, कुछ मिलता ही नहीं है। यहाँ हमारे टमाटर का ट्रांसपोर्ट का अहमदाबाद जाने का खर्च 1500 रुपया लगता है, और ट्रांसपोर्ट की वजह से हमारे टमाटर का जो भाव मिलना चाहिए पोषण से वो हमको नहीं मिलता है, इसलिए हमें टमाटर 100 रुपये सूखने देते हैं और फेंक देते हैं। गुजरात में करीब 50,000 टन टमाटर का उत्पादन होता है। इस साल इसमें 15% तक की बढ़ोतरी हुई है। उत्पादन बढ़ने के अलावा पाकिस्तान और अफगानिस्तान जैसे देशों को होने वाला एक्सपोर्ट भी बंद है। घरेलू मांग भी कम होने की वजह से किसानों के पास ज्यादा विकल्प नहीं बचे हैं। खास करके जो टमाटर है उसका कोप ज्यादा है, लोकल मंडी में उसका कुछ उठाव नहीं है, और अन्य एक जो परिबल है कि सर्जिकल स्ट्राइक के बाद में जो एक्सपोर्ट जो सब्जियां होती थी, खास करके जो टमाटर पाकिस्तान और अफगानिस्तान जाता था, वो भी बंद है। एक तरफ किसानों को 25 किलो के क्रेट की कीमत मिल रही है 20 रुपया, उसके सामने रिटेल मार्केट में यही टमाटर बिक रहे हैं 20 रुपये प्रति किलो के हिसाब से। किसान चाहते हैं कि सरकार कम से कम उनकी ट्रांसपोर्ट की रेट में कोई सब्सिडी करके दे, ताकि उनका ये सीजन जो है वो फेल ना हो। मनीष देसाई, साणंद। सरकार किसानों की इन्हीं दिक्कतों को देखकर इलेक्ट्रॉनिक राष्ट्रीय कृषि बाजार लेकर आई, लेकिन इसे लागू करने की रफ्तार बेहद ही धीमी है। कॉन्सेप्ट अच्छा होने के बावजूद इस पर तेजी से काम नहीं हो पा रहा। शायद
इसीलिए अभी तक ये किसानों पर अपनी छाप नहीं छोड़ पाया है। राष्ट्रीय कृषि बाजार यानी ई-नाम योजना है देश भर की मंडियों को एक प्लेटफॉर्म पर लाने का, लेकिन भारी जद्दोजहद के बाद अब तक करीब 250 मंडियां ही जुड़ सकी हैं। उसमें से चुनिंदा कम्युनिटीज में ही कारोबार की सुविधा है और टर्नओवर देश के कुल मंडी कारोबार का 1% से भी कम। मकसद है एक ही प्लेटफॉर्म पर देश भर के किसानों और कारोबारियों को जोड़ना, लेकिन किसानों को इस कॉन्सेप्ट के बारे में जानकारी ही नहीं, लिहाजा बिचौलियों की गिरफ्त से अब भी वो बाहर नहीं आ पा रहे हैं। देखिए ऑनलाइन और पुरानी मंडियों के भावों में कितना फर्क है। गवर्नमेंट वेबसाइट के आंकड़े अगर हम देखें तो उदाहरण के तौर पर अगर हम मेरठ को लेते हैं तो उसमें आज अगर किसान आलू बेचने जाता है तो उससे 440 रुपए प्रति क्विंटल कीमत मिल रही है। जबकि अगर ई नेम की बात करें तो ई नेम की वेबसाइट पर अगर हम जाएंगे तो पता चलेगा कि मेरठ में आलू की कीमत अगर किसान ई नेम के माध्यम से बेचता है तो उसे 435 रुपए प्रति क्विंटल मिल रहा है, यानी कि ई नेम में भी उसे 5 रुपए प्रति क्विंटल जो आलू के दाम है वो कम मिल रहे हैं। भारत सरकार का दावा है कि दिसंबर तक करीब 9.5 लाख किसान ई-नाम से जुड़ चुके हैं और 7,000 करोड़ से ज्यादा के सौदे हुए, जिसमें 35 लाख टन कृषि उत्पाद का कारोबार हुआ है। लेकिन करीब 7,000 मंडियों वाले देश में ये बेहद छोटा आंकड़ा है। जाहिर है ई-नाम का सही इस्तेमाल करने के लिए बड़े प्रयासों की जरूरत है। अर्णव वसावड़ा, दिल्ली। चलिए इसी के साथ वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। जब हम ब्रेक के बाद लौटेंगे अपने दोनों मेहमानों से, अपने दोनों एक्सपर्ट से हम समझेंगे कि आखिर दिक्कत क्या है और इस परेशानी का इलाज क्या होगा। बड़ी पैदावार, किसान परेशान, हमारी खास पेशकश में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हमारे दोनों गेस्ट हमारे साथ बने हुए। टी हक साहब, सबसे पहले आपसे जानेंगे, आप सीएसीपी के हेड रह चुके हैं, परेशानी कहां पर है इस पूरे पिक्चर में जो अभी हमने दर्शकों के सामने रखी? देखिए, आज के दिन में जो आपने बताया कि फ्रूट्स वेजिटेबल्स वगैरह का दाम बिल्कुल ही फार्मर्स को नहीं मिल रहा है, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम किसानों के साथ ये है कि अपने फसल का अच्छा दाम नहीं मिलना। और खास करके हमारे इसके लिए दो मैकेनिज्म है। एक तो है कि मिनिमम सपोर्ट प्राइसेस वगैरह कुछ कमोडिटीज के लिए है, लेकिन वेजिटेबल्स फ्रूट्स का जहां तक सवाल है उसके लिए एक मार्केट इंटरवेंशन स्कीम है, लेकिन उसका इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन होता नहीं है। ना मिनिमम सपोर्ट प्राइस का भी इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन होता है, ना प्राइस इंटरवेंशन का या मार्केट इंटरवेंशन का जो स्कीम है उसका होता है। तो एक तो प्रॉब्लम है। इमीडिएटली आपने देखा होगा कि जैसे ही कोई भी चीज को हार्वेस्ट होता है उसी टाइम सारे चीजों का दाम बिल्कुल ही ऐसा होता है कि किसान को अपने लागत जो है उसका भी कवर अप नहीं कर पाते, और उसके थोड़ा दिन बाद, एक महीने पहले ही मार्केट में हो करके उसका दाम बढ़ जाता है सब चीजों का। लेकिन खास करके वेजिटेबल्स के लिए मैं ये कहूंगा, समझ रहे हैं कि ये सारे इश्यूज हैं और ये चर्चा में है, तो इसका सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन है, सोल्यूशन सबसे बड़ा सोल्यूशन ये है कि पोस्ट हार्वेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, चाहे मार्केट का हो, चाहे कोल्ड स्टोरेज का हो, चाहे कूल चेन ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम का हो, वो तीनों चीजों की आज के दिन में भारी कमी है। ईयर्स ऑफ नेग्लेक्ट जो रहा है, लेकिन इस गवर्नमेंट खास करके मार्केटिंग के कॉन्सेप्ट कॉन्टेक्स्ट में, जैसा आपने कहा कि 250 मार्केट को ऑलरेडी कुछ इंटीग्रेशन में लाया गया है, और अभी आपको बता दूं कि अगले साल तक का टारगेट है कि 585 मार्केट को अगले साल तक फुल्ली इंटीग्रेट कर दिया जाएगा। और इस साल के बजट में भी आपने देखा होगा कि हर एक मार्केट में कुछ बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया जाएगा, जिसके चलते मार्केट और भी फुल्ली इंटीग्रेटेड हो, जिसमें सभी 75 लाख करके एक मार्केट में इस बार इस बजट में प्रावधान है। दूसरी बात है कि कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटी जब तक नहीं होगा तो वो फार्मर्स इमीडिएटली क्या करते हैं कि थ्रो अवे प्राइस में बेचते हैं या फिर फेंकते हैं, जो जैसा अभी आपको मालूम हुआ। तो क्वेश्चन ये है कि कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटी नहीं होगा, कह रहे हैं ये सब तो सारे बेसिक्स है जिनकी रिक्वायरमेंट है, जो अभी भी किसानों के पास नहीं है। विजय सर, आपको मैं चर्चा में शामिल करूंगी। विजय सर, सरकार की दलील है कि हम स्ट्रक्चरल चेंजेस करके किसानों की इनकम को दुगना करेंगे, बार बार वो ये बात करें। अब फॉर एग्जाम्पल यूरिया को ले लीजिए, इसके मामले में जिस तरह के कदम सरकार ने उठाए, ब्लैक मार्केटिंग कम हुई, लेकिन यहाँ कुल लागत पर तो अभी भी कोई कमी नहीं आई है, तो आमदनी बढ़ेगी कैसे? ऐसा है कि आपने मेरे से पूछा, मैं आपका जवाब दे रहा हूं कि सरकार की मंशा ना तो किसान को प्रॉफिट देना है, और ये सरकार के हित में भी नहीं है कि किसानों का रेट ज्यादा हो, क्योंकि अगर सरकार की नीयत होती तो सीएसीपी का अगर आप प्राइसिंग फॉर्मूला देखो, उसमें बहुत क्लियरली उन्होंने कहा है कि हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है कि किसान को फायदा हो या ना हो।
उनको सिर्फ लागत की बात करते हैं, वो फायदे की बात नहीं करते। सुप्रीम कोर्ट में भी सरकार ने हलफनामा ये दे दिया है कह के कि साहब हम किसानों को लागत के ऊपर 50% भी अगर प्रॉफिट नहीं दे सकते, हम नहीं दे पाएंगे। तो सरकार बहुत क्लियरली ये कह रही है कि किसानों की प्रॉफिटेबिलिटी हमारे लिए कोई महत्व की बात नहीं है। हमारा सिर्फ एक ही एजेंडा है कि हिंदुस्तान के कंज्यूमर को सस्ते से सस्ता हम कैसे दे दें ताकि फूड इन्फ्लेशन कम हो जाए। और यही कारण है कि आज तक भारत सरकार ने ना तो कोई कृषि नीति बनाई है, ना फार्मर वेलफेयर की मंत्रालय जरूर बनाया, लेकिन फार्मर वेलफेयर के नाम पे किसानों को मिनिमम प्रॉफिट कैसे मिले। कॉन्स्टेंटली कह रहे हैं कि किसानों के हित की बात हम यहाँ पर करते हैं, लेकिन उसके प्रॉफिट्स को लेकर और इनकम को लेकर कुछ भी नहीं करना है। पॉइंट टेकन। सर, मुझे यहाँ पर लेना होगा एक छोटा सा ब्रेक। आगे हम समझेंगे कि पोस्ट हार्वेस्टिंग भी काफी सुधार की जरूरत है, तो कैसे इसमें चेंजेस करके खेती की तस्वीर को सुधारा जा सकता है। हम रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। वेलकम बैक। हमारी खास चर्चा में आपका एक बार फिर से स्वागत है। सरदाना जी, सबसे पहले आपसे ही जानूंगी, सरकार किसानों के लिए ई-नाम नाम का जो रामबाण इलाज मानकर चल रही है, वो तो एक अपनी तरफ ठीक है कॉन्सेप्ट वाइज, लेकिन हमारे पोस्ट हार्वेस्टिंग इश्यूज बहुत ज्यादा है, बहुत हालत खराब है सर वहां पे। तो क्या सिर्फ ई-नाम के ही कंधों पर रखकर ये दिक्कतें दूर हो पाएंगी? देखिए, इस देश में जब कॉमनवेल्थ गेम्स करवाए थे भारत सरकार ने, तो 80,000 करोड़ रुपए खर्चे थे। आज इस देश में करीब 1 लाख करोड़ रुपए की अनाज और फसलें हर साल खराब होती हैं। अगर भारत सरकार वास्तव में सीरियस है तो आप 80,000 करोड़ रुपए एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर पे क्यों नहीं लगाना चाहते? अगर आप एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर पे लगाएंगे तो आपका जो 1 लाख करोड़ रुपए जो हर साल खराब होता है, आप बचा पाओगे। तो कुल मिला के बात यह है कि सरकार के पास या तो प्लान नहीं है, और अगर प्लान है तो नीयत नहीं है। तो कुल मिला के बात यह है कि किसान की बात हम करते जरूर है सब, लेकिन हमारा एजेंडा सिर्फ वोट बैंक पॉलिटिक्स है। आपने बहुत महत्वपूर्ण चीज सामने रखी। बात है कि कंज्यूमर को सस्ती चीज मिले, इससे आगे हम कुछ नहीं बात करते। जी जी, हक साहब, जाते जाते आपसे एक सवाल। खेती में हालांकि हम देखते हैं सभी चीजें कंट्रोल में करना मुमकिन नहीं होता और सब फैक्टर्स इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन किसानों की जो बदहाली होती है उसमें राज्यों का आपको क्या लगता है कितना योगदान है? क्योंकि कृषि बाजार तो राज्यों की सूची में आते हैं। जी, एक तो आपने सही कहा कि राज्य और केंद्रीय सरकार दोनों मिलकर जब तक तालमेल से अच्छा काम नहीं करेंगे तो इसका इम्पैक्ट नहीं होगा। दूसरी बात यह है, ये बहुत ही क्रिटिकल फैक्टर है कि एडुकेट एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर हो, जिसमें मार्केटिंग का जो पहल है बहुत ही अच्छा पहल है। एक ऑल्टरनेटिव मार्केटिंग सिस्टम के एक्सेस मिलेगा तो किसानों का हालत में सुधार होगा। लेकिन साथ साथ कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटीज या सेंट्रल वेयर हाउस रिसीट्स की जब बात चल रही थी, तो ये सारे बातों को एक साथ एक इंटीग्रेटेड सपोर्ट सिस्टम में जब तक नहीं लाया जाएगा तो किसानों का हाल में उतना सुधार नहीं होगा। और जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि फार्मर्स की इनकम डबल करेंगे 2022 तक, उसमें कमियां रहेगी। तो मेरे ख्याल से सरकार का नीति पे या नियत पे प्रश्न चिन्ह नहीं लगाना चाहिए। मेरा ये है कि सरकार सीरियसली इसको सोच रही है, लेकिन उसमें जिस तरह का इन्वेस्टमेंट की जरूरत है वो मेरे ख्याल से अभी इनएडिक्वेट है, लेकिन फोकस है। ओके, पॉइंट टेकन। टी हक साहब, विजय जी, बहुत शुक्रिया आप दोनों का, आप हमारे साथ जुड़े और अपने एक्सपर्टिस और अपनी राय सामने रखी। इस खास पेशकश में इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए, देखते रहिए CNBC आवाज। नमस्कार।